हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हमारा टॉपिक कंसेप्ट क्या है वो देखेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेस थ्योरम एक्सरसाइज 13.3 फॉर क्लास 12th फ्रॉम चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। हमने प्रोबेबिलिटी से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, फर्स्ट टू एक्सरसाइज के अंदर हम उसको कवर कर चुके हैं। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 13.3 वो बेस है बेस थ्योरम पर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है बेस थ्योरम, जहां पर एग्जाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिलता है। कंप्लीट वीडियो देखनी है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। ये वीडियो लगभग 50 to 60 मिनट रहेगी। अब कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप कभी भी बेस थ्योरम पे बेस जो क्वेश्चन होगा उसको गलत नहीं करोगे। बेस थ्योरम पे जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको आफ्टर 12th ऑल्सो आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेस थ्योरम ही समझ नहीं आती, जिनको स्टेटमेंट ही समझ नहीं आती क्वेश्चन की, जिनको यही पता नहीं चलता कि इस क्वेश्चन के अंदर बेस थ्योरम अप्लाई होगी। ठीक है, तो वो बच्चे ध्यान से देखें, इंटरेस्ट बना के वीडियो को देखना है। 50 to 60 मिनट की वीडियो होगी, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, आपका कंसेप्ट होगा। तो यहां पर आपको वीडियो में इंटरेस्ट बना के पढ़ना है, इसको सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेस थ्योरम क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने डेफिनेशन लिख दी बेस थ्योरम की। इफ E1, E2 अप टू En आर नॉन एम्प्टी इवेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S। फॉर एग्जाम्पल E1, E2, En are pairwise disjoint and E1 union E2 union up to union En equal to sample space and A is an any event of non-zero probability that probability of EI upon A so this। ठीक है, क्या है ये? आया कुछ समझ? नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया भाई। आपने ये समझना ही नहीं है, आपने ये याद ही नहीं करना, ना आपने इसको पढ़ना। ठीक है, एग्जाम के अंदर कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, कभी भी एग्जाम के अंदर डेफिनेशन नहीं पूछेगा। और अगर बेस थ्योरम की हम बात करें तो अगर आप पिछले 10 से 11 साल के पेपर उठा के देखेंगे, पिछले 10 से 11 साल के पेपर उठाओगे तो वहां पर आपको कम से कम 7 to 8 टाइम्स बेस थ्योरम पे बेस क्वेश्चन मिलेगा। 7 से 8 साल में आपको बेस थ्योरम पे क्वेश्चन मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चाहे आपका HBSC बोर्ड है चाहे आपका CBSE बोर्ड है। ठीक है, तो कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर, ना आपको डेफिनेशन रटनी है ना आपको सीखनी है ये। ठीक है, कोई फायदा नहीं। देखो, अब जो हमारे को समझ आना चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी के अंदर बेस थ्योरम है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। हम प्रैक्टिकल करते हैं इसको, हमने ये थ्योरी डेफिनेशन पढ़ना ही नहीं है, रटना ही नहीं है, इसको याद ही नहीं करना हमने, हम इसको ना प्रैक्टिकल समझते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर बेस थ्योरम, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बेस थ्योरम, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये चीज देखते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, बेस थ्योरम क्या है? एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक्सटेंशन ही है। कंडीशनल जो है, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको लगेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आपको ऐसा लगेगा कि जो क्वेश्चन है ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। भाई तो क्वेश्चन ध्यान से समझना है। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन ही समझ आ गया ना कि यहाँ पर बेस थ्योरम अप्लाई करनी है तो 40% आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। 40% आपका क्वेश्चन सोल्व है अगर आपको यही पता चल गया कि इस क्वेश्चन के अंदर बेस थ्योरम अप्लाई होगी। ठीक है, तो बेस थ्योरम पढ़ने से पहले एक बार पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वो चीज देख लेते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। अब यहाँ पर ना इवेंट्स होंगे, हैपनिंग इवेंट्स होंगे कि भाई ये हैपन हो गया तो इसकी वजह से ये इस पर डिपेंडेंट कौन सा इवेंट है, कैसे इवेंट है, वो चीज यहाँ पर बेस थ्योरम के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर बात करें, दो चीज ले लेते हैं। एक हमारे पास ना हम कंपनी हमारी, ठीक है, एक कंपनी है, फैक्ट्री है, उसके अंदर हम प्रोडक्शन देते हैं, कुछ भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। वहाँ पर हम किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वहाँ पर हमने मशीन रखी हैं, 2 से 3 मशीन रखी हैं, 3 से 4 मशीन रखी हैं, हमने मशीन ऑपरेटर्स रखे हैं। लेकिन फिर एक बात देखो ना, वहाँ पर देखो हम मशीन के अंदर कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं वहाँ पर हम। ठीक है, तो भी कुछ डिफेक्टिव आइटम्स भी निकलेंगे, कोई ना कोई डिफेक्टिव आइटम्स भी निकलेगा।
मान लिया हम जो है वहाँ पर शर्ट बना रहे हैं, हमने शर्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो भाई हम शर्ट बना रहे हैं तो कोई ना कोई तो डिफेक्टिव आइटम होगा, कोई तो डिफेक्टिव पीस होगा वहाँ पर। कुछ शर्ट तो ऐसी होंगी ना जो डिफेक्टिव निकलेंगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई हमने 100 निकाली, 200 निकाली, सारी की सारी बिल्कुल ओके हैं, डायरेक्ट इसको जो है सेल कर दो, ये तो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। चलो फिर वही बात आती है ऑलवेज की, भाई हमेशा कुछ नहीं होता। अगर किसी के माइंड में ये बात आई है कि ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा जो है हमारी सारी सही भी निकल सकती है, वो आप पर डिपेंड है कि वो आप क्या सोचते हैं, ठीक है। लेकिन जब पहली बात आपको यहां से एक चीज सीखनी है कि पहले शर्ट डिफेक्टिव निकलेगी या पहले शर्ट बनेगी। भाई एक बात देखो ना, पहले शर्ट बनेगी तभी तो डिफेक्टिव पीस होगा ना, या पहले डिफेक्टिव हो जाएगा बनने से पहले ही? पहले तो बनेगा। तो ये इवेंट आपको ना वहां पर सीखना कि फर्स्ट इवेंट कौन सा है, पहले इवेंट कौन सा हुआ है। पहले शर्ट बनी है, डिफेक्टिव बाद में निकली है, ठीक है। बाद में हम ये चेक करें, भाई एक मशीन है ए, एक मशीन है बी, ए मशीन ने 100 शर्ट निकाल दी, बी ने 500 निकाल दी। ए ने कितनी डिफेक्टिव निकाली, बी ने कितनी डिफेक्टिव निकाली, वो बनने के बाद है, आफ्टर दैट प्रोडक्शन ऑफ दीज शर्ट्स, ठीक है। दूसरी बात, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम जहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। इंश्योरेंस, अभी बाइक है, स्कूटर्स है, बस है, ट्रक है, जो भी चीज़ है हम उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। एक बात देखो, पहले एक्सीडेंट होगा या पहले आप इंश्योरेंस करवाओगे? पहले एक्सीडेंट होगा या पहले इंश्योरेंस होगा? एक चीज देखो ना, ऐसा तो नहीं आपका एक्सीडेंट हुआ आफ्टर दैट आपने इंश्योरेंस करवा फिर उसका इंश्योरेंस लेते, ऐसा तो नहीं है। पहले आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, उसके बाद अगर आपका एक्सीडेंट होता है, मीट एन एक्सीडेंट, देन आप उसका जो है इंश्योरेंस ले सकते हैं, ये चीज होगी, ठीक है। तो अब हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल के तौर पर आपको बेस थ्योरम, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्लियर करवा देते हैं। देखते हैं, हमारे पास 2 बैग हैं, बैग फर्स्ट, बैग सेकंड। हमारे पास 2 बैग हैं। फर्स्ट बैग के अंदर 3 वाइट बॉल है, 5 रेड बॉल है। सेकंड बैग के अंदर मान लेते हैं 4 वाइट और जो है 6 रेड बॉल है, ये मान लिया हमने, ठीक है। भाई यहाँ से ना आपको एक बॉल निकालनी है, रेड बॉल निकालनी है। आपको पता है कि आपको रेड बॉल निकालनी है। सबसे पहले माइंड में ये बात आई भी इस बैग से निकाले या इस बैग से निकाले? आई कि नहीं आई माइंड में ये बात? आपके दिमाग में ये बात आई कि नहीं आई कि भाई हम इस बैग से निकालें या फिर सेकंड बैग से निकालें, फर्स्ट से या फिर सेकंड से? सबसे पहली बात तो यही आ गई। 10th क्लास है, 10th क्लास है, 11th क्लास है, 12th जो भी क्लास है, अगर आपको ये बोल दें कि भाई 12th क्लास से एक बच्चे को बुला लाओ और 12th क्लास के 2 सेक्शन है मान लिया आपके स्कूल में, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये बात आई ना कि किस सेक्शन से बुला के लाएं उस बच्चे को, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ए से बुला के लाएं या बी से बुला के लाएं? आपको तो बोल दिया भाई बी सेक्शन वाला भी तो 12th क्लास में है, ए सेक्शन वाला भी तो 12th क्लास में है। तो माइंड में यही बात आई ना कि सर ए सेक्शन से बुला के लाएं या फिर बी सेक्शन से। भाई अगर ए से आए चाहे बी से आए, बच्चा तो 12th का आएगा ना, या नहीं? ए से आए चाहे बी से आए, बच्चा तो 12th का आएगा। बॉल चाहे फर्स्ट बैग से निकले चाहे सेकंड बैग से निकलेगी तो रेड बॉल हमने निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं एक बार, ये हमने ना यहाँ पे ए इवेंट ले लिया जहां पर रेड बॉल है, यहाँ पर ए इवेंट लिया, रेड बॉल निकल गई, ठीक है। सबसे पहले वो इवेंट लेंगे जो फर्स्टली हैपेंड होगा। आप क्या करोगे? बैग सेलेक्ट करोगे। क्या करोगे? बैग सेलेक्ट करोगे, फर्स्ट बैग या सेकंड बैग। भाई आपके पास ना 2 बैग रखे हैं, आपने रैंडमली कोई भी एक बैग सेलेक्ट कर लिया, रेड। भाई हाँ ठीक है, हमने जो है बॉल निकाल ली, रेड बॉल निकलेगी, लेकिन वो निकली कहाँ से है? फर्स्ट बैग से या सेकंड बैग से? चेक करो ना। तो फर्स्ट बैग निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहाँ पर? फर्स्ट बैग से निकले बॉल चांस कितने होंगे? भाई 2 बैग हैं तो हाफ चांस है, 50-50%, तो क्या रहेंगे? 1/2। सेकंड बैग सेलेक्ट हो जाए क्या रहेगा? 1/2। ये ना हम E1 इवेंट मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं? E2 इवेंट मान लेते हैं, ठीक है। ये हमने E1 इवेंट ले लिया कि फर्स्ट बैग सेलेक्ट हो, E2 इवेंट मान लिया हमने सेकंड बैग सेलेक्ट हो, और ये 1/2 क्या होगी? प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब चेक करो आप, अब ये चीज देखेंगे, ए इवेंट यहां से क्या निकलेगा? ये फर्स्ट बैग से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है? 1/2। अब फर्स्ट बैग से रेड बॉल आने के चांस कितने हैं? फर्स्ट बैग से रेड बॉल आने के चांस कितने हैं? 3/8। कितने हैं? 3/8, ठीक है। सेकंड बैग से रेड बॉल आने के चांस कितने हैं? 6/10। कितने हैं भाई?
सॉरी यहाँ पर रेड बॉल की बात करें तो 5/8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/8, यहाँ पे रेड क्या हो जाएगा 6/10, ये चीज होगी ना। ये हो गया हमारा ये रेड बॉल आई है फर्स्ट बैग से, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, मतलब सेकंड बैग से रेड बॉल आई है, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ये चीज़ है। इसको सोल्व करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 5/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 6/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 है 6/10। अगर इसको सोल्व करोगे तो ये होगा 5/16 और प्लस इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 पे गया 3/10 प्लस 3/10। अगर आप एलसीएम लोगे, चलो यहाँ पर एलसीएम आप जो है 80 ले लेते हैं, 80, 16 5 जा 25 प्लस 10 8 जा 8 3 जा 24, तो क्या रहेगा ये 49/80। यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिली आपको 49/8, दिस इज द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये है आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब समझनी है आपको बेस थ्योरम। हाँ, इसके मैथ्स के अंदर डायग्राम अलग अलग दे देते हैं जहाँ पर आपको समझना मुश्किल हो जाता है। कुछ तो देखो ऐसे डायग्राम दे देते हैं, यहाँ पर भाई यहाँ पर ये अलग अलग इवेंट दे दिए हमारे पास, एक ऐसे निकाल दिया, ये इवेंट दे दिए E1 E2 E3 E4 E5 टोटल हो गए सभी, ये हमारा क्या हो गया सैंपल स्पेस हो गया, ऐसे निकाल दिया। या फिर किसी के अंदर क्या होते हैं ऐसे निकाल देते हैं भाई, ये हमारे जो है E1 हो गया E2 E3 E4 ये इवेंट हो गए। RD शर्मा में भी कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से समझना ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आई होप यहाँ से आपको क्लियर होगा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ होगी, ऐसे आप निकालोगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। आपने यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल दिया है, ठीक है। अब बेस थ्योरम क्या है, अब हम डायरेक्ट अपने कंसेप्ट पर चलते हैं, अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। यहां से आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाला, आपने A/E1 निकाला, A/E2 निकाला। एक इवेंट ऐसा होगा जो कॉमन होगा, एक इवेंट ऐसा होगा जो कॉमन होगा। कॉमन कैसे कि भाई वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब अगर हम मीट एंड एक्सीडेंट की बात करते हैं, हमने इंश्योरेंस की बात की थी, एक्सीडेंट स्कूटर का भी हो सकता है, एक्सीडेंट बस का भी हो सकता है, एक्सीडेंट ट्रक का भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमने कुछ मैन्युफैक्चरिंग की बात की थी, मशीन की बात की थी, ऑपरेटर्स की बात की थी। भाई मशीन ए भी डिफेक्टिव दे सकती है, डिफेक्टिव आइटम्स निकाल सकती है, मशीन बी भी डिफेक्टिव आइटम्स निकाल सकती है। आई बात समझ में। ऑपरेटर जो ए मशीन को चलाने वाला है वो भी, उनसे भी डिफेक्टिव आइटम निकल सकता है, जो बी मशीन ऑपरेटर है उनसे भी डिफेक्टिव आइटम निकल सकता है। तो जो यहाँ पर ए इवेंट होगा वो कॉमन इवेंट होगा। आपने जो समझना है बेस थ्योरम के अंदर, एक इवेंट यहाँ पर कॉमन इवेंट होगा, कुछ इवेंट देखो यहाँ पर तो 2 इवेंट की बात है, जब आप क्वेश्चन करोगे 3 इवेंट भी मिल सकते हैं, 4 इवेंट्स भी मिल सकते हैं। यहाँ पर जो है लेकिन 12th क्लास तक मैक्सिमम 3 इवेंट तक ही बात करता है। यहाँ पर आपको 1 2 3 इवेंट मिल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो तो ये इवेंट वो होंगे जो पहले हैपन हो चुके होंगे, पहले घटित हो गए होंगे, ये इवेंट कॉमन होगा, ठीक है। चलो मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपको। एक कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स को ए ग्रेड मिल जाती है, कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स को ए ग्रेड मिल जाती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हॉस्टलर हैं, जो हॉस्टल के अंदर रहते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो डे स्कॉलर्स हैं, मतलब डेली अप डाउन करते हैं घर से, वो हॉस्टल के अंदर नहीं रहते। भाई ए ग्रेड तो उस बच्चे की भी आ सकती है ना जो हॉस्टल के अंदर रहता है, ए ग्रेड वो भी अटेंड कर सकता है ना जो डेली स्कॉलर्स है, जो डेली अप डाउन करता है कि नहीं। तो कॉमन इवेंट हमने ए ग्रेड, बहुत ही सिंपल है भाई बेस थ्योरम का फंडा। ये स्टोरी सारी की सारी अगर आप इंटरेस्ट बना के इसको देखोगे पढ़ोगे तो जो है एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पक्का ठीक है, ना कोई बेस थ्योरम का क्वेश्चन गलत होगा आपसे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अपने एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने बात की कि आपने रेड बॉल निकाल ली, ठीक है भाई, मैंने निकाल दी रेड बॉल, फर्स्ट बैग से सेकंड बैग से जो भी निकली, फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, सेकंड सेलेक्ट किया, हमने रेड बॉल निकाल दी। अब वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो रेड बॉल निकली है सेकंड बैग से निकली है, फाइंड आउट, ये जो बॉल निकली है ना रेड बॉल, ये सेकंड बैग से निकली है, ठीक है। या फिर अब जो है
ये जो रेड बॉल निकली है ये फर्स्ट बैग से निकली है, ठीक है। ये जो हमारी रेड बॉल निकली है ये फर्स्ट बैग से निकली या फिर सेकंड बैग से निकली है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा किस तरह पूछता है, कौन से बैग से पूछता है, ठीक है। अगर वो यहाँ पर पूछता है कि ये मान लिया ये सेकंड बैग से निकली है, अगर सेकंड बैग से निकली है तो आपको यहाँ पर निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए। E2 इवेंट था ना सेकंड बैग का, E2 अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए निकालोगे आप यहाँ से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है 1/2, ए अपॉन E2 क्या है 6/10 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो निकाल देना हमने 49/80। सोल्व कर दो इसको, 3 पे गया, 3/10 इंटू ये क्या हो जाएगा 80/49, कैंसल आउट कर दो, 8 पे 8 3 जा 24/49, ठीक है। अगर आपका आंसर न्यूमिनेटर ग्रेटर देन देता है तो आपका आंसर गलत है भाई, क्वेश्चन गलत है। बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियो के अंदर ही बताया था कि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव नॉर बी ग्रेटर देन 1। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ना तो प्रोबेबिलिटी जो है नेगेटिव हो सकती, मतलब 0 से कम हो सकती है, ना प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी हो सकती है। भाई 1 है तो वो इवेंट ही है, अगर वो 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। अगर कंप्लीट 1 है तो वहां पर तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। ये चीज है। तो बेस थ्योरम, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ना यहाँ से 30 से 40% भी ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, 30 से 40%, मैं कंप्लीट नहीं बोल रहा, 30 से 40% भी अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो ये लगा के चलो आपका बेस थ्योरम क्लियर हो चुका है। 2-3 क्वेश्चन करोगे ऑटोमेटिक आप अपने आप क्वेश्चन निकालना स्टार्ट कर दोगे बेस थ्योरम के, ठीक है। यहां पर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐसे लिख सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ना निकाल के यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। ये वही तो बात है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही तो है, ये क्या भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। चलिए डील करते हैं एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चंस को मैं बोर्ड पे नोट नहीं करूंगा क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा लंबी जाएगी। तो जब भी आप वीडियो को देखें, जब भी वीडियो से पढ़ें तो अपनी बुक, नोटबुक और पेन साथ रखें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इट रिटर्न टू द अर्न। देखो बच्चे, यहाँ पर एक अर्न के अंदर 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। अब जो मेन बात आपको समझनी है वो क्या है कि पहले यहां पर कौन सा इवेंट होगा उस पर डिपेंडेंट, उसके बाद कौन सा इवेंट होगा। तो हमारे पास 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। और वहां से ना हमने एक बॉल को निकाल लिया। ए बॉल इज ड्रॉन रैंडमली एंड इट्स कलर इज नोटेड एंड रिप्लेस्ड इन द अर्न। हमने एक बॉल को निकाल लिया, एक बॉल निकालने के बाद जिस भी कलर की बॉल निकली उसका कलर नोट किया और उसके बाद वापिस रख दी उसके अंदर। जिस भी कलर की वो बॉल निकली थी 2 बॉल और ऐड कर दी उसी कलर की, ठीक है। मान लिया रेड कलर की बॉल निकली थी तो रेड कलर की हमने ऐड कर दी, ब्लैक कलर की निकली थी तो ब्लैक कलर की बॉल उसके अंदर ऐड कर दी हमने, ठीक है। तो E1 और E2 दो इवेंट होंगे। E1 इवेंट, हम यहाँ पर E1 इवेंट लेट कर लेते हैं, लेट E1 इवेंट बॉल ड्रॉन रेड, और E2 इवेंट लेते हैं बॉल ड्रॉन्स ब्लैक। इसके बाद इसने बोला कि मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडमली। भाई स्टार्टिंग में एक अर्न के अंदर 5 रेड 5 ब्लैक बॉल्स, वहां से एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया, अगर रेड निकली है या फिर ब्लैक निकली है। उसके बाद वो कलर नोट करने के बाद हमने उस बॉल को वापिस रख दिया और उसी कलर की फिर हमने 2 बॉल ऐड कर दी उसके अंदर, ठीक है। और फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल रेड हो। तो ए इवेंट क्या मानेंगे यहां पर, जो कॉमन होगा ए इवेंट हम यहां पर क्या मानेंगे, ड्रॉन सेकंड बॉल इज सेम कलर, सेकंड बॉल इज सेम कलर, ठीक है। देखते हैं
और फाइंड आउट करना हमने जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल इज रेड। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या रहेगा, ब्लैक बॉल ड्रॉन सॉरी रेड बॉल ड्रॉन 5 रेड है तो 5/10 कैंसिल आउट करोगे 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या रहेगा, ब्लैक बॉल आर ड्रॉन, ब्लैक बॉल भी 5 है ना तो 5/10 कैंसिल आउट करोगे 1/2। मान लिया हमने स्टार्टिंग में क्या है रेड बॉल निकाली, उसके बाद हमने कलर नोट किया तो भी 2 बॉल और रेड इसमें ऐड करोगे। देखो 2 रेड बॉल ऐड कर दी तो 7 रेड हो गई 5 ब्लैक हो गई। अब क्या निकालोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, A/E1। अब देखो ये चीज, अब E1 इवेंट क्या है, रेड बॉल ड्रॉन, तो क्या होगा यहाँ पर, अब रेड बॉल ड्रॉन सेकंड बॉल इज सेम कलर तो 7/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 ब्लैक कलर। अब ब्लैक E2 इवेंट क्या है, E2 इवेंट क्या है, E2 इवेंट हो चुका है, ब्लैक बॉल ड्रॉन हो चुकी है। अब अगर ब्लैक बॉल ड्रॉन है तो 2 बॉल हम ऐड करेंगे तो रेड तो 5 रहेंगी, ब्लैक क्या हो जाएंगी 7 ब्लैक बॉल हो जाएंगी। तो क्या रहेगा A/E2 7/12, ये चीज हो गई। हमने फाइंड आउट करना सेकंड बॉल इज रेड कलर, सेकंड बॉल इज रेड कलर, तो फर्स्ट भी रेड होनी चाहिए सेकंड भी रेड होनी चाहिए, तो फर्स्ट रेड होनी चाहिए, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। तो अब हम यहां से क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, और ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ये चीज हो जाएगी। यानी कि जो ये हमने एक पढ़ा है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, वही तो चीज है, चेक करो एक बार, वही तो चीज है। तो क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है 1/2, A/E1 क्या है 7/12 होल डिवाइड बाई, तो 1/2 इंटू 7/12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 7/12। इसको सोल्व कर दो अब, 7/24 डिवाइड बाई 7/24 प्लस 7/24, तो 7/24 डिवाइड बाई एलसीएम 24 लोगे, 7 और 7 क्या हो जाएगा 14, 24 से 24 कैंसिल आउट 1 2 पे गया। तो लास्ट में कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा 1/2 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर कहता है ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। एक बैग के अंदर तो भाई 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, जो हमारा बैग फर्स्ट है। फर्स्ट बैग के अंदर तो 4 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। अनदर बैग कंटेन्स, और जो सेकंड बैग है उसके अंदर 2 रेड बॉल्स हैं 6 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, 2 बैग हमारे पास, बैग फर्स्ट बैग सेकंड। वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडमली एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। हमने एक बैग को सिलेक्ट किया रैंडमली, हमने एक बैग को सिलेक्ट किया यहाँ से, और एक बैग को सिलेक्ट करने के बाद एक बॉल को ड्रॉ किया विच इज फाउंड टू बी रेड। हमने जिस बॉल को ड्रॉ किया है वो क्या निकली, एक रेड कलर की बॉल है। इसके बाद क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, बॉल ड्रॉन फ्रॉम ए फर्स्ट बैग। ठीक है, देखो अब क्या है, सबसे पहले तो हमने एक बॉल जो निकाली, एक बैग को सिलेक्ट किया, उसके बाद बॉल को निकाला, बॉल हमारे को क्या मिल गई, फर्स्ट बैग से बॉल मिली। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, और वो बॉल किस कलर की है, वो बॉल है हमारे पास रेड कलर की। तो चलो E1 और E2 इवेंट क्या मानोगे आप, E1 इवेंट क्या मानोगे, सबसे पहले तो आप क्या करोगे भाई, बैग को सिलेक्ट करोगे ना, बैग फर्स्ट इज सिलेक्टेड। E1 इवेंट क्या मान लिया हमने, फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया। E2 इवेंट क्या लेट करोगे, सेकंड बैग सिलेक्ट, बैग सेकंड इज सिलेक्टेड। फर्स्ट बैग सिलेक्ट करें, E1 इवेंट लेट किया, सेकंड बैग सिलेक्ट करें, E2 इवेंट किया। अब कॉमन चीज, कॉमन बात यहां पर क्या हमारी, कॉमन बात है रेड बॉल आना। ए इवेंट क्या लेट किया हमने, रेड बॉल ड्रॉ, रेड बॉल ड्रॉन।
भाई E1 इवेंट बैग फर्स्ट इज सिलेक्टेड, E2 इवेंट बैग सेकंड इज सिलेक्टेड। ए भाई एक बात देखो ना, आप फर्स्ट बैग से भी रेड बॉल आ सकती है, सेकंड बैग से भी रेड बॉल आ सकती है, लेकिन जो लास्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो क्या करनी है, जो हमारी रेड बॉल आई है ना वो सेकंड बैग से हो, सेकंड बैग से हो, मीन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए। तो यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या रहेगा, दो बैग हैं, एक बैग सिलेक्ट करने के 50% चांस है भाई 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या रहेगा 1/2, सेकंड बैग सिलेक्ट करने के चांस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 क्या रहेगा, रेड बॉल इज ड्रॉन, रेड बॉल इज ड्रॉन। तो फर्स्ट बैग से रेड बॉल ड्रॉ, रेड कितनी है 4, टोटल क्या है 8, तो 4/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 क्या रहेगा यहाँ पे A अपॉन E2, तो सेकंड बैग के अंदर रेड कितनी है 2, तो 2/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 2/8। अब जो फाइंड आउट करना हमने वो फाइंड आउट करना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग से बॉल ड्रॉ हो। तो देखो रेड बॉल ड्रॉ होगी, लेकिन वो रेड बॉल फर्स्ट बैग से, तो फर्स्ट बैग क्या माना था हमने E1 इवेंट, तो क्या फाइंड आउट करना आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A, और वो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। चेक करो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू 1/2, अब तो कैलकुलेशन करनी है भाई, बहुत इजी है। A अपॉन E1 क्या हो जाएगा 4/8 डिवाइड बाय 1/2 इंटू 4/8 प्लस 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 क्या है 2/8, ये चीज हो गई। तो अब देखो यहां से ना आप कैंसिल आउट मत करो, यहां से आप कैंसिल आउट कैसे, मतलब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 से 2, ये कैंसिल आउट मत करो। देखो करोगे तो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं करे यहां से कैंसिल आउट, कि डायरेक्ट यहां से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका डायरेक्ट इसके एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 4/16 डिवाइड बाय 4/16 प्लस 2/16, तो 4/16 डिवाइड बाय एलसीएम 16 हो गए, 1 1 पे गया, 4 प्लस 2 6, 6/16, तो 4/16 इंटू 16/6, 16 से 16, 2 3 जा 2 2 जा, दैट इज आंसर आपको लास्ट में क्या मिला 2/3 के इक्वल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपको एक एग्जांपल भी बताया था रिसाइड इन हॉस्टल नॉट रिसाइड इन हॉस्टल वाला, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज। ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल, किसी भी कॉलेज के अंदर 60% बच्चे हॉस्टल के अंदर रहते हैं, 40% आर डे स्कॉलर्स, मीन दैट नॉट रिसाइड इन हॉस्टल और डेली अप डाउन करते हैं। 60% हॉस्टल के अंदर रहते हैं, 40% डे स्कॉलर्स हैं। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट, पिछले साल का रिजल्ट देखने पर 30% ऐसे बच्चे हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड, ग्रेड ए मिली और क्या है वो हॉस्टल के अंदर रहते थे। 20% ऑफ डे स्कॉलर्स अटेंड ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। एट द एंड ऑफ द ईयर के लास्ट में 1 स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज से रैंडमली किसी भी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया, एक स्टूडेंट को चूज कर लिया वहां से। ही हैज एन ए ग्रेड, उस स्टूडेंट को ए ग्रेड मिली थी, ही अटेंड ए ग्रेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर, फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जो हमने स्टूडेंट सेलेक्ट किया है जिसको ए ग्रेड मिली थी वो क्या था, हॉस्टलर था, हॉस्टल के अंदर रहता था। अब देखो यहाँ पर E1 इवेंट क्या मानोगे, जो हॉस्टल के अंदर रहते हैं, जो हॉस्टल के अंदर नहीं रहते, E1 2 इवेंट यही होंगे। लेट E1 इवेंट क्या होगा, रिसाइड इन हॉस्टल। E2 इवेंट क्या होगा, E2 इवेंट क्या रहेगा, नॉट रिसाइड इन हॉस्टल, जो हॉस्टल के अंदर नहीं रहते, मीन दैट डे स्कॉलर्स हैं। और ए इवेंट क्या मानोगे आप, ग्रेड ए अटेन, भाई कॉमन है ना, कॉमन इवेंट होगा ये, तो जो हॉस्टल के अंदर रहते हैं उसको भी मिल सकती है ए ग्रेड, और जो हॉस्टल के अंदर नहीं रहते उसको भी हो सकती है ए ग्रेड, उसको भी मिल सकती है ए ग्रेड, ठीक है। तो अब यहां से प्रोबेबिलिटी आप निकालते जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 रिसाइड इन हॉस्टल, कितने बच्चे रहते हैं हॉस्टल के अंदर 60%, तो 60/100, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की जो बिल्कुल एक फर्स्ट वीडियो डाली थी मैंने 13.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की, वहां से आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी की जो नोटेशन जो डिफाइन कर सकते हैं हम
वो परसेंटेज के अंदर भी हो सकती है, डेसिमल के अंदर भी हो सकती है और फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकती है। तो यहाँ पर ना परसेंटेज की बात की है, 60% है, इसको मैं से भी लिख सकते हैं 60/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या रहेगा 40%, तो 40/100 ये चीज हो गई। अब क्या कहता है 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या रहेगा, इवन इवेंट तो हैपन हो चुका है, इवन इवेंट तो हो चुका ना यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 डिसाइड इन हॉस्टल नॉट और क्या ग्रेड ए, तो कितना 30%, 30/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इक्वल टू कितना है 20%, तो 20/100। और लास्ट में फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर एंड ही हैज एन ए ग्रेड। हॉस्टलर हो और ए ग्रेड मिले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A फाइंड आउट करना है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 या फिर E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। जो मैंने यहाँ पर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आपको बताया था, वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डायरेक्ट निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से पुट कर सकते हैं। वहां पर आप प्रोबेबिलिटी ए निकालोगे तो ऐसे ही निकलेगी, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ए करोगे बात से में, तो यहां से निकाल दो ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या 60/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 30/100 डिवाइड बाय 60/100 इंटू 30/100 प्लस E2 इवेंट 40/100 इंटू A/E2 20/100। तो अब इसको जो है सोल्व करोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 3 जा 1800 डिवाइड बाई 2 3 4 10,000 डिवाइड बाई 1800 डिवाइड बाई 10,000 प्लस 4 2 जा 800 डिवाइड बाई 10,000। यहाँ से आप एलसीएम लोगे 10,000 एलसीएम आएगा 1800 प्लस 800 हो जाएगा, तो 1800 डिवाइड बाई 10,000 डिवाइड एलसीएम लोगे 10,000 यहाँ पे एलसीएम हो गया 1 1 पे गया 1800 प्लस 800 2600, ये कैंसिल आउट 20 से 20 कैंसिल आउट, 2 9 जा 230, तो 9/13 हमारे को जो लास्ट में आंसर मिला वो क्या मिला 9/13 के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भाई 1 2 3 3 क्वेश्चंस भी किए हैं, बेस थ्योरम एक एग्जांपल से भी पढ़ी थी, तो शायद अब तक तो आपको बेस थ्योरम क्लियर हो गई होगी, क्वेश्चंस आपको पता लगने लग गया होगा कि कैसे बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, कोई भी एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है और उसके आंसर आपने जो है देना, वहाँ पर मल्टीपल चॉइस टाइप टेस्ट जो है उसका आंसर दे रहे हैं आप। ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गैसेज, कोई ऑप्शन टाइप है, दो चीज होंगे, दो काम होंगे, या तो आपको आंसर पता है, भाई ऑप्शन आपके पास जैसे 1 2 3 ABC जैसे भी ऑप्शन है, या तो आपको आंसर पता है, आंसर पता तो ठीक है भाई टिक किया आंसर ठीक है। दूसरी बात ये आप आइडिया लगाओगे, वो कहते हैं ना तुक्के मारोगे, फिर तो आप तुक्के मारोगे, भाई वो तुक्का ठीक भी लग सकता है और वो तुक्का गलत भी हो सकता है, या नहीं भाई तुक्का तो ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, गैस करोगे आइडिया लगाओगे आप। तो लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, आप आंसर को जानते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेज, आप आइडिया लगा रहे हैं, आप गैस कर रहे हैं, आप तुक्का लगा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी है 1/4। एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गैस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4, आपने जो है गैस किया, आइडिया लगाया और कि आपका आंसर करेक्ट मिल गया, तो प्रोबेबिलिटी है 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट आंसर इज करेक्टली, भाई वो आंसर जानता था, उसको आंसर पता था और वो आंसर करेक्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो E1 और E2 इवेंट तो क्या लगाओगे, पहले एक बात बताओ, पहले आंसर ठीक हो जाएगा या आप दो काम करोगे, या तो आपको पता है आंसर या आप तुक्का लगाओगे, आइडिया लगाओगे, गैस करोगे उसको, तो पहले तो यही होगा ना। E1 इवेंट क्या है यहाँ पर, लेट E1 इवेंट ही नोज द आंसर, भाई वो आंसर को जानता है, ही नोज द
आंसर, E2 इवेंट, ही गैसेस द आंसर, वो जो है आइडिया लगाता है, ही गैसेस द आंसर। और ए इवेंट, देखो एक बात है, जब वो जानता है आंसर तो ठीक है, उसका आंसर को पता है तो वो ऑटोमेटिक ठीक है, ऑलरेडी ठीक होगा उसका। ही गैसेस द आंसर, तब भी तुक्का लगाया तब भी आंसर ठीक हो सकता है, तो ए इवेंट क्या लगाओगे कॉमन, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ही नोज द आंसर 3/4 गिवन है, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ही गैसेस द आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या गिवन है, 1/2 गिवन है, ठीक है। अब फाइंड आउट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, आंसर इज करेक्ट, ही नोज द आंसर। एक बात बताओ ना, आपको आंसर पता है, आपको वो आंसर आता है कि भाई ABC ऑप्शन हमारे को तो पक्का कन्फर्म है 100% बी ऑप्शन करेक्ट है, तो क्या आपका आंसर गलत होगा, नहीं होगा। वहां पर चांस होंगे गलत होने के, नहीं होंगे, वहां पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट ही होगी, वहां पर तो कोई चांस, भाई एक चीज देखो प्रोबेबिलिटी होती कब है, जब चांस होते हैं, तो आपको आंसर पता है, आपको आंसर पता है तो वहां पर गलत होने के चांस क्या कोई है ही नहीं, तो आंसर इज करेक्ट। तो क्या होगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 1 के इक्वल होगा। ध्यान से देखना इस चीज को, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या गिवन है, ये 1/4 गिवन है कि आपने गैस के आंसर को और आंसर करेक्ट मिल जाए, तो 1/4। लास्ट में हमने फाइंड आउट करना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर एंड द आंसर इज करेक्ट, ही नोज द आंसर एंड द आंसर इज करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या फाइंड आउट करोगे आप, E1/A, देखो E1/A, तो क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ये चीज हो जाएगी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ये चीज हो जाएगी। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करते चले जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A फाइंड आउट करें तो A/E1 क्या है 1 डिवाइड बाय 3/4 इंटू 1 प्लस और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/4 A/E2 1/4, तो 3/4 डिवाइड बाय 3/4 प्लस 1/16 सोल्व करोगे, 3/4 एलसीएम लिया 16, 4 पे गया, 4 3 जा 12 प्लस 1, तो 3/4 इंटू 16/13, 4 4 जा 4 3 जा 12/13। तो आपको जो आंसर मिलेगा लास्ट में वो क्या मिलेगा, 12/13 के इक्वल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5th, ठीक है। 5th क्वेश्चन, ए लेबोरेटरी बल्ब टेस्ट। देखो क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं होता, ठीक है, काफ़ी बार ये बोल देते हैं थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं भी ये बात बोल दूं कि 5th क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ये बात गलत है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सीखना है। बात सिर्फ इतनी है कि क्वेश्चन को ध्यान से सीखना है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अब जब तुम्हारी हार्डवर्किंग बढ़ जाती है ना, तब वो चीज़ें मुश्किल लगने लगती हैं आपको, ठीक है। अगर आप थोड़ी हार्डवर्किंग कर दो, आप हार्डवर्क बढ़ा दो, तो वो चीज़ मुश्किल नहीं, आसान है, वो आसान से भी आसान हो जाती है, ठीक है। अब एक बात है, स्टेटमेंट को आगे पीछे लिखने से क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो चेंज नहीं होगी, क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो चेंज नहीं होगा। भाई एक बात देखो, मैंने पहले ये बोल दिया कि उसने इंश्योरेंस करवा रखा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, बात तो सेम है। या फिर मैंने ये बोल दिया कि भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, उसने इंश्योरेंस करवा रखा था, कोई फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं है। बस बात जो है समझने के इसी क्वेश्चन में यही बात है, थोड़ी स्टेटमेंट आगे पीछे लिखी है। ए लेबोरेटरी बल्ब टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इन फैक्ट। अब यहाँ पर ना एक तरह से एक टेस्ट की चेकिंग कर रहे हैं, एक टेस्ट को चेक कर रहे हैं कि ये कितना ठीक है कितना गलत है, ठीक है। वो टेस्ट क्या है, जब कोई इंसान बीमार है तो उसको बीमार दिखा देता है, लेकिन कई केस ऐसे होते हैं वो बीमार ना होने पर भी जो एक्चुअली हेल्दी पर्सन है उसको भी बीमार दिखा देता है। तो इस तरह से इस टेस्ट की हम क्या कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। तो देखो, ए लेबोरेटरी बल्ब टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इन फैक्ट। 99% वो क्या है, डिफेक्टिव है, किसको, बीमारी को बताने में वो। हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो इट ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन। क्या कहता है कि वो 0.5% फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है, गलत रिजल्ट दे देता है, किस पर, हेल्दी पर्सन पर।
और इफ ए हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विद प्रोबेबिलिटी 0.005 द टेस्ट विल इम्प्लाई ही हैज द डिसीज। और एक तरह से हम इस टेस्ट की जांच कर रहे हैं और इस टेस्ट की जांच हम एक हेल्दी पर्सन पर कर रहे हैं। भाई टेस्ट की जांच तो तभी होगी ना, हम हेल्दी पर्सन पर कर रहे हैं, अब चेक करेंगे उसको वो जो है बीमार दिखाएगा या फिर उसको फिट दिखाएगा, ये चीज़ हम चेक कर रहे हैं हेल्दी पर्सन पर। यहाँ पर इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिसीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। सबसे पहले तो आप देखो दो चीज लेट करोगे, इवन और E2 इवेंट। इवन इवेंट क्या करोगे, एक्चुअली डिसीज पर्सन जो वास्तव में बीमार है, ठीक है। और E2 इवेंट यहां पर क्या लेट करोगे, यहाँ पे हेल्दी पर्सन। लेट इवन इवेंट एक्चुअली डिसीज्ड पर्सन। E2 इवेंट, E2 इवेंट क्या लेट किया, हेल्दी पर्सन। E2 इवेंट लेट किया हमने क्या भाई, हेल्दी पर्सन, ठीक है। A इवेंट, इवन इवेंट एक्चुअली डिसीज पर्सन, E2 इवेंट हेल्दी पर्सन, और A इवेंट टेस्ट डिटेक्टिंग पॉजिटिव रिजल्ट या टेस्ट डिटेक्टेड पॉजिटिव रिजल्ट। जो टेस्ट है हमारा वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या गिवन है भाई, देखो अब लास्ट में दी है ये बात। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज, भाई 0.1%, 0.1% परसेंट हटाओगे डिवाइड बाय 100, 0.1% एक्चुअली हैज द डिसीज। तो ये एक्चुअली डिसीज पर्सन है, तो हेल्दी पर्सन कितने रहेंगे, 99.9%। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 99.9% डिवाइड बाय 100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, अब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 क्या है, 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिसीजेज व्हेन इट इज इन फैक्ट। 99% ये ठीक है, 99% क्या है भाई, अगर बीमार व्यक्ति है, डिसीज पर्सन है, तो पॉजिटिव रिजल्ट देता 99% डिवाइड बाय 100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 क्या है, 0.5% फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। मतलब A क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है, E2 इवेंट क्या, हेल्दी पर्सन। भाई हेल्दी पर्सन का कैसे पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा, तो गलत हो गया ना। तो वही तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 0.5%, तो 0.5 बाय 100 ये चीज है। देखो 0.1% एक्चुअली डिसीज पर्सन है, 0.5% ऐसे हैं जो क्या करता है, वो एक्चुअली डिसीज, 0.1% क्या है जो हेल्दी पर्सन है और क्या है पॉजिटिव रिजल्ट देता है, ठीक है। तो यहां से ये चीज होगी। अब यहां से हमने निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिसीज हिज रिजल्ट इज पॉजिटिव, कि भाई आदमी बीमार है और पॉजिटिव रिजल्ट देता है, मीन दैट E1 अपॉन A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A आपको फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। तो यहाँ पर आप निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.1 अपॉन 100 इंटू A अपॉन E1, A अपॉन E1 की वैल्यू 99/100 डिवाइड बाय 0.1/100 इंटू 99/100 प्लस E2 99.9 डिवाइड बाय 100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 0.5 अपॉन 100, ये चीज़ होगी, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई कराएंगे 9.9 डिवाइड बाय 10,000 डिवाइड बाय 9.9 डिवाइड बाय 10,000 प्लस यहाँ पर अब आओ इसकी जो मल्टीप्लाई कराओगे आप 99.5 0.5 के साथ, 5 दिन 45 5 4 45 और 4 49 4 49 और 4 53, ये हो गया, ठीक है। अब जब डिवाइड बाय क्या करोगे और 2 के बाद पॉइंट 53.95 डिवाइड बाय 10,000, ये चीज़ होगी। मल्टीप्लाई आओ एक बार चेक कर लो, यहाँ पर 4 5 दिन 45 और 4 49 4 45, यहाँ 49 49 ही आएगा, यहाँ पे 49.95 ये आएगा, ठीक है।
अब जो है चलो इस तरफ रफ कर लेते हैं, यहाँ सोल्व कर लेते हैं इसको। तो 9.9 यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 10,000, तो 9.9 डिवाइड बाय 10,000 और इनटू 10,000, एलसीएम ऊपर गया, यहाँ पर क्या रहेगा 9.9 प्लस 49.95 कैंसल आउट, 9.9 डिवाइड बाई, इसको ऐड करोगे आप 9.90 और ऐड करोगे 49.95, तो 5, 9 और 9 18, 1, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 1 क्या रहेगा 5, 4 और 1 5, तो डिवाइड बाई 49.85। देखो यहाँ से आप डेसिमल हटाओगे डिवाइड बाई 10 आएगा, यहाँ से डेसिमल हटाओगे 100 गया, यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब जो देखो इसको कैंसिल आउट होता है, यानी 11 से कैंसिल आउट हो जाता है, ये 11 से चेक करो एक बार, 11 5 जा 55, 4 8, 11 4 जा 44, नहीं हो रहा, 11 से कैंसिल आउट है, नहीं हो रहा, चलो 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 1 4 8, 5 9 जा 45, 3 और 5 7 जा 5, 2 जा 2 पे गया, ठीक है। अब जो है 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 3 3 जा, ठीक है, और ये हो जाएगा अब 3 3 जा 9, 2 9, 3 9 जा 3 9 जा, अब फिर 3 से हो जाएगा, 3 11, 3 1 जा 3 3, 11 2 जा 22 बाय 133। अब इसका आंसर चेक कर सकते हैं, 22 बाय 133 के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर 3 कॉइन्स, हमारे पास 3 सिक्के, वन इज ए 2 हेडेड कॉइन। आपको एक बात भी बताई थी, बाइज्ड कॉइन अनबाइज्ड कॉइन, पिछली वीडियोस के अंदर अगर ध्यान हो तो बाइज्ड और अनबाइज्ड में डिफरेंस भी बताया था। अनबाइज्ड या फिर फेयर कॉइन का ये सेम बात है, मतलब जो ठीक ठाक होती है। बाइज्ड होता गड़बड़, वो कितनी गड़बड़ है, वहां पर मैंने एक बात कही थी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये बात आएगी कितनी गड़बड़ है, लेकिन वहां पर मैंने सिर्फ बताया था कि वहां पर बाइज्ड क्या होता है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ की हो। अब देखो वैसे अगर कॉइन की, फेयर कॉइन की बात करें, एक तरफ हेड होना चाहिए एक तरफ टेल होना चाहिए। उनकी प्रोबेबिलिटी की बात करें, उनके चांसेस की बात करें, हेड आने के भी 50% चांस होते हैं, टेल आने के भी 50% चांस होते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा कॉइन है कि 2 हेडेड कॉइन है। देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज 2 हेडेड कॉइन हैविंग हेड ऑन बोथ फेस, अनदर इज ए बाइज्ड कॉइन, मतलब कि गड़बड़ है। कितनी गड़बड़ है, दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम, मतलब 75% हेड आने के चांस है। वैसे तो 50% होने चाहिए अगर फेयर कॉइन है तो, लेकिन यहाँ पर 75% चांस है। थर्ड इज एन अनबाइज्ड कॉइन, और जो तीसरा वो ठीक ठाक है। वन ऑफ 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडमली एंड टॉस, तीनों में से एक कॉइन को सिलेक्ट किया और हमने टॉस कर दिया। इट शोज हेड, ये शो करता है हेड को, क्या करता है शो, हेड को शो करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेडेड कॉइन, भाई शो करो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हाँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेडेड कॉइन, जो हमने टॉस किया हेड आया वो 2 हेडेड कॉइन था। चेक करो, प्रोबेबिलिटी चेक करो। तो इवेंट क्या माने, सबसे पहले लेट इवन इवेंट 2 हेडेड कॉइन, E2 इवेंट क्या लेट करोगे, बाइज्ड कॉइन। E3 इवेंट क्या लेट करोगे, अनबाइज्ड कॉइन, ठीक है। और जो कॉमन इवेंट होगा, जो कॉमन हमारा ए इवेंट होगा, वो क्या होगा, हेड्स कम आउट, हेड आने के चांस, हेड कम आउट। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, पहले तो देखो उसने कहा हमारे पास ना 3 सिक्के हैं, देयर आर 3 कॉइन्स, ठीक है, और हमने टॉस किए वो कॉइन, टॉस किए भाई, टॉस किए हेड आया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो सिक्का कौन सा था, हमारा 2 हेडेड कॉइन था, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन अपॉन ए फाइंड आउट करोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, 3 हेड है, हेड आने का चांस, 2 हेडेड कॉइन आने के चांस क्या रहेंगे, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या रहेगा, 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या रहेगा, वो भी क्या रहेगा, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3, ए इवेंट क्या है, A अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, इवन इवेंट क्या, 2 हेडेड कॉइन, और A क्या, हेड कम आउट, वो तो क्या हो जाएंगे, दोनों तरफ हेड है, कंप्लीट 1 होगा, दूसरा आने का कोई चांस ही नहीं, टेल आने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 1।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 क्या होगा, ए हैड कम आउट और E2 बाइज्ड कॉइन। कितनी गड़बड़ है, 75%। 75% डिवाइड बाई 100 मीन दैट ए 3/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3, अब ए अपॉन E3 क्या हो जाएगा, ए अपॉन E3 हैड कम आउट अनबाइज्ड कॉइन है तो 1/2 ही चांस रहेंगे। क्या रहेंगे, 1/2 चांस रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फाइंड आउट करना हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 अपॉन E, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3। भाई डिनोमिनेटर के अंदर तो ना सभी का सम आएगा, डिनोमिनेटर के अंदर सभी का सम आएगा, न्यूमिनेटर के अंदर जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करते चले जाओ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3, ए अपॉन E1 1 डिवाइड बाय 1/3 इंटू 1 प्लस E2 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। अब इसको सोल्व कर लो। 1/3 डिवाइड बाय 1/3 प्लस 3/12 प्लस 1/6, 1/3 डिवाइड बाई, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा 12, 3 4 जा 12, 4 पे गया 4 1 जा 4 प्लस 12 इंटू 12 1 जा 12, 1 पे गया 1 3, तो क्या रहेगा यहाँ पे 3 प्लस 6 2 जा 2, तो 1/3 इंटू 12/4 और 3 7 और 2 9, कैंसिल आउट करोगे 4 पे, लास्ट में जो हमारा आंसर मिलेगा 4/9 के इक्वल होगा। चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन हमारे पास। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स। इंश्योरेंस की बात आ गई भाई, इंश्योरेंस की बात जो हमने पहले एग्जांपल दिया था कि इंश्योरेंस और एक्सीडेंट का क्वेश्चन उसी पे बेस है। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स, 6000 ट्रक ड्राइवर्स। भाई 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस क्या है, 4000 कार ड्राइवर्स का और जो 6000 ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस क्या है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट्स आर, और उनके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है 0.01, 0.03, 0.15 रेस्पेक्टिवली। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। इन पर्सनस का जो स्कूटर, कार और फिर ट्रक ड्राइवर हैं जो इनका इंश्योरेंस किया है, इनमें से किसी भी हम एक पर्सन को लेते हैं रैंडमली और उसका क्या होता है मीट विद एन एक्सीडेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर। प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे है नहीं, प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे है नहीं क्योंकि 1 से ज्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी अब हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर E1 पहले तो देखो इंश्योरेंस हुआ, पहले वही लेट करेंगे हम, लेट E1 इवेंट, E2 इवेंट, E3 इवेंट। लेट E1 इवेंट क्या रहेगा, स्कूटर ड्राइवर्स इंश्योर्ड। E2 इवेंट कार ड्राइवर्स इंश्योर्ड। E3 इवेंट ट्रक ड्राइवर्स इंश्योर्ड। ठीक है, ए इवेंट जो कॉमन, भाई एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है, कार ड्राइवर का भी, स्कूटर ड्राइवर का भी, ट्रक ड्राइवर का भी, मीट एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो बस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया हमारे पास। देखो 2000 स्कूटर ड्राइवर्स हैं, 2000 स्कूटर ड्राइवर्स हैं, 4000 कार ड्राइवर्स हैं और 6000 ट्रक ड्राइवर्स हैं। टोटल कितने हो गए, 6 4 10 और 2 12000 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या रहेगा, स्कूटर ड्राइवर 2000, तो 2000 डिवाइड बाय 12000, कैंसल आउट करोगे 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या रहेगा, कार ड्राइवर इंश्योरेंस, कार ड्राइवर 4000, तो 4000 डिवाइड बाई 12000, कैंसल आउट 4 3 जा 1/3। और ट्रक ड्राइवर 6000, तो 6000 डिवाइड बाई टोटल क्या है 12000, कैंसल आउट 1/2। ये निकाल दी हमने प्रोबेबिलिटी। अब निकाल देते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 कितना गिवन है, 0.01, 0.01।
मीन दैट यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 क्या रहेगा 0.03 कार ड्राइवर्स विद एन एक्सीडेंट रेस्पेक्टिवली 0.03 तो 3/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3 ट्रक ड्राइवर्स 0.15 तो 15 पॉइंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर एंड मीट विद एन एक्सीडेंट स्कूटर ड्राइवर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करके आप सोल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 1/6, ए अपॉन E1 है ए अपॉन E1 1/100 डिवाइड बाय 1/6 इंटू 1/100 प्लस 1/3 इंटू 3/100 प्लस 1/2 इंटू 15/100 15/100। तो अब इसको यहाँ से सोल्व करो आप 1/600 डिवाइड बाय 1/600 प्लस 3/300 प्लस 15/200, ये चीज़ होगी हमारे पास। अब जो है इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे सोल्व करेंगे, यहाँ से रफ कर देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 1/600 डिवाइड बाय एलसीएम क्या लिया हमने 600, यहाँ क्या रहेगा 1 प्लस 300 600 2 पेगा 2 3 जा 6 प्लस 3 पेगा 15 3 45 1/600 इंटू 600 डिवाइड बाई 6 और 1 7 45 और 7 52, कैंसिल आउट कर दो ना इसको 1/52। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फिर वही मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है। ए फैक्ट्री हैज 2 मशीन ए एंड बी, पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम्स ऑफ आउटपुट एंड मशीन बी प्रोड्यूस 40% ऑफ द आइटम्स। भाई एक फैक्ट्री के अंदर ना 2 मशीन है, मशीन ए और मशीन बी, ठीक है। जो मशीन ए है वो प्रोड्यूस करती है 60%, टोटल का जितना भी वहाँ पर आइटम्स प्रोड्यूस होते हैं उसका 60%, बी मशीन प्रोड्यूस करती है 40%। After that, 2% of item produced by machine A and 1% produced by machine B were defective। भाई जो ए मशीन ने बनाया उसमें से 2% डिफेक्टिव निकलता है, जो मशीन बी ने बनाया उसमें से 1% डिफेक्टिव निकलता है। तो all the items are put into one stockpile and then one item is chosen at randomly। वहां से हमने एक आइटम को रैंडमली चूज किया, सिलेक्ट किया and is found to be defective। 2 मशीन एक फैक्ट्री के अंदर, ए मशीन मशीन बी दोनों प्रोडक्शन करती हैं। ए मशीन 60% प्रोडक्शन करती है, बी मशीन 40% प्रोडक्शन करती है। ए मशीन द्वारा बनाया गया जितना भी प्रोडक्शन है 2% डिफेक्टिव है और मशीन बी से जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो 1% डिफेक्टिव है। आफ्टर दैट वन आइटम इज सिलेक्टेड, वन आइटम इज चूजन और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए बी। भाई ये जो है बी मशीन द्वारा प्रोडक्शन हुआ था इसका, तो E1 इवेंट और E2 इवेंट तो क्या लोगे आप। क्वेश्चन नंबर जो 8 था हमारा, लेट E1 इवेंट क्या लोगे, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन फर्स्ट, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। E2 इवेंट क्या लोगे, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, ठीक है। ए इवेंट जो कॉमन होगा वो क्या होगा, डिफेक्टिव आइटम्स, डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ए मशीन कितना प्रोडक्शन देती है 60%, 60/100। बी मशीन E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना प्रोडक्शन देती है 40%, 40/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, भाई E1 इवेंट तो हो चुका ना, ए मशीन से प्रोडक्शन हो चुका है, ए मशीन जो प्रोडक्ट कर चुकी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 डिफेक्टिव कितना है 2%। कितना डिफेक्टिव है मशीन ए का, हाँ जी 2%, तो 2/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 क्या है
1%, 1/100. An item is selected randomly, an item is chosen randomly. एक आइटम हमने वहां से सेलेक्ट किया और क्या किया, फिर उस आइटम को जो सिलेक्ट किया ना वो मशीन ए का मिला। किससे किसका प्रोडक्शन मिला, वो बाय मशीन ए। तो आप क्या बाय मशीन बी फाइंड आउट करना आपने। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लास्ट में क्या दिया है, बाय मशीन बी मशीन से प्रोडक्शन हुआ है। तो बी मशीन से प्रोडक्शन हुआ तो आपको ना यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए फाइंड आउट करना है। भाई कई बार क्या होता है, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी बच्चों ने पूछा था कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ले, बी अपॉन ए ले, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, वो चीज जो गिवन होती थी। तो यहाँ पर उसने कहा कि प्रोडक्शन बाय मशीन बी, हमने जो आइटम निकाला वो डिफेक्टिव निकला और वो बी मशीन ने बनाया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए, तो चांस निकालेंगे यहाँ से प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ देखो E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। ये हो जाएगा। यहाँ पर ना आप वैल्यू पुट कर दीजिए जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है 40/100 इंटू ए अपॉन E2 1/100 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 60/100 इंटू ए अपॉन E1 2/100 प्लस 40/100 इंटू 1/100। तो सोल्व करो इसको। 40/10,000 अपॉन 120/10,000 प्लस 40/10,000। तो 40/10,000 डिवाइड बाई एलसीएम आप क्या लोगे यहाँ पर 10,000, 120 प्लस 40 ये कैंसिल आउट, 40 डिवाइड बाई 160 कैंसिल आउट करोगे 4 पे गया आंसर क्या मिलेगा, चेक करो 1/4 के इक्वल हो जाएगा। चलो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कॉर्पोरेशन। 2 ग्रुप हैं, दोनों के बीच कंपटीशन है, किसके लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोजीशन के लिए। प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विल विन आर, देखो उनके जीतने की, जो कंपटीशन चल रहा है ना, उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी की उन्हें क्या 0.6 फर्स्ट ग्रुप की, 0.4 है सेकंड ग्रुप की। फर्दर इफ इट द फर्स्ट ग्रुप विन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। If the first group win, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability is 0.3. If the second group win, अगर second group win करता है, what is the probability that new product introduced was by the second group? तो चेक करो भाई यहाँ पर अब E1 और E2 ये इवेंट लेट करोगे। सबसे पहले यहाँ पर E1 इवेंट क्या लोगे, प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रुप फर्स्ट। E1 इवेंट क्या लेट करोगे, प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रुप फर्स्ट। E2 इवेंट क्या लोगे, प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रुप सेकंड। ए विंस द कंपटीशन, भाई दोनों ग्रुप जीत सकते हैं ना, विंस द कंपटीशन। फर्स्ट ग्रुप भी कंपटीशन विन कर सकता है, सेकंड ग्रुप भी कंपटीशन विन कर सकता है। अब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करे बाय ग्रुप फर्स्ट, क्या गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या गिवन है यहाँ पर 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सेकंड ग्रुप की 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 क्या है, विंस द कंपटीशन, A अपॉन E1 क्या 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, A अपॉन E2 क्या है भाई 0.4। ये चीज है यहाँ पर, चेक करो एक बार। फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय द सेकंड ग्रुप और विंस द कंपटीशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए फाइंड आउट आपको करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ क्या करोगे फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। ठीक है, तो यहाँ पर ना आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है 0.3 इंटू ए अपॉन E2 0.4 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.7 इंटू
और ए अपॉन E2 क्या, ए अपॉन E1 क्या, 0.6 प्लस 0.3 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई करोगे 4 3 जा 12, 2 के बाद पॉइंट, 7 6 जा 42, 2 के बाद पॉइंट, 4 3 जा 12, तो ये होगा 0.12। यहाँ पर इसको ऐड करो, 0.12 डिवाइड बाई 2 और 2 4, 4 और 1 0.5। देखो 2 के बाद ऊपर पॉइंट, 2 के बाद नीचे, डायरेक्ट आप कैंसिल आउट कर सकते हो, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हो। 3 से कैंसिल आउट कर दो, 3 4 जा, 3 1 जा 3, और किस पे गया फिर ये 2, 3 8 जा, फिर 2 पे कर दो, 2 9। तो कैंसिल आउट होने के बाद आंसर हमारे को क्या मिलेगा, 2/9 के आंसर इज इक्वल टू 2/9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन के अंदर है, सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई। सपोज करो आप एक गर्ल ने एक डाई को थ्रो किया, इफ सी गेट्स ए 5 और 6, इफ सी गेट्स ए 5 और 6, भाई अगर डाई को टॉस किया और 5 और 6 मिला उसको, या तो 5 या 6 मिला, सी टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम्स। देखो सबसे पहले उसने डाई को टॉस किया, डाई को टॉस किया तो 1 2 3 4 5 6 मिल जाता है। अगर 5 6 मिला तो उसने कॉइन को 3 बार टॉस किया, 3 टाइम्स, एक कॉइन को जो है 3 टाइम्स टॉस किया। अगर 1 2 3 4, अगर 1 2 3 4 मिलता है, उसने कॉइन को एक बार 1 टाइम टॉस किया, ठीक है। ए सपोज ए गर्ल डाई थ्रो ए डाई, if she get 5 6 she throw a coin 3 times, if she get 1 2 3 4 then she throws a coin 1 time। अगर डाई को थ्रो किया 5 6 मिला तो कॉइन को 3 बार टॉस कर दिया। अगर जो है क्या किया, अगर 1 2 3 4 मिला तो कॉइन को क्या किया, 1 टाइम टॉस किया, ठीक है। और एंड नोट्स वेदर ए हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड, इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, अगर उसको एग्जैक्टली 1 हेड मिला हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है समझने का, अगर स्टेटमेंट आपकी क्लियर है, क्वेश्चन आपका क्लियर है। एक लड़की ने एक डाई को टॉस किया, अगर उसको 5 6 मिलता है, कॉइन को 3 बार टॉस किया, 1 2 3 4 मिलता है, कॉइन को एक बार टॉस किया, ठीक है। अब देखो अगर 3 बार टॉस करेगा तो सैंपल स्पेस के अंदर क्या होगा, 2 की पावर 3 8, टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 8 8 का हाफ 4, 4 टाइम्स हेड और 4 टाइम्स टेल। 4 टाइम्स हेड किया हमने, चलो यहाँ पे कर लेते हैं एक बार, 4 टाइम्स हेड और 4 टाइम टेल, फिर 4 का हाफ, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 का हाफ, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, ठीक है। यही तो होंगे 2 की पावर 3 8, ये होगा हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस। अगर एक कॉइन को 2 बार एक बार टॉस करेंगे तो हेड और टेल, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब आपको यहाँ पर क्या लेट करना है, इवन इवेंट लेट। अब यहाँ पर हम इवन इवेंट लेट करते हैं। इवन इवेंट क्या लेट करें भाई, इवन इवेंट लेट किया, डाई शोज 5 और 6। सबसे पहले तो डाई को ही टॉस किया ना, या तो 5 और 6 मिलेगा या 1 2 3 4 मिलेगा, कॉइन को तो बाद में टॉस किया। E2 इवेंट क्या लिया हमने, डाई शोज 1 2 3 4। ए इवेंट जो कॉमन होगा, 5 और 6 मिला तब भी एग्जैक्टली 1 टाइम ऐड हो सकता है, जब 1 2 3 4 मिला कॉइन के अंदर तब भी एग्जैक्टली 1 टाइम ऐड हो सकता है। तो ए इवेंट क्या मान लिया हमने, एग्जैक्टली 1 टाइम हेड, ये चीज हो गई। अब आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या रहेगा, डाई शोज 5 और 6, भाई 2/6 होगा, टोटल आउटकम 6 होते हैं, 5 और 6 2 हैं, तो 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या रहेगा 4/6, ये चीज हो गई। अब निकालें हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 निकालेंगे तो ए क्या है, एग्जैक्टली 1 टाइम हेड, और इवन इवेंट क्या है, डाई शोज 5 और 6। जब डाई 5 और 6 दिखाए, 5 और 6 शो करे तो 1 टाइम हेड, एक केस ये हो गया, एक केस ये होगा, एक केस ये होगा, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, और एग्जैक्टली 1 टाइम की बात कही है, एग्जैक्टली 1 टाइम हेड, एक केस ये रहेगा। तो कितने केस हो गए, 4/8, 4/8 कैंसिल आउट करोगे 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, तो A अपॉन E2 क्या रहेगा,
एग्जैक्टली वन टाइम हेड, E2 है, डाई शोज 1 2 3 4, तो 1/2 रहेगा, 1/2। अब निकालना क्या हमारे को कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रो 1 2 3 4, इस वाले केस में तो E2 अपॉन ए फाइंड आउट करना है, E2 अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, ये केस रहेंगे। तो अब आप चेक करो, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 4/6 ए अपॉन E2 1/2 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 2/6 इंटू 1/2 प्लस 4/6 इंटू 1/2, तो चेक करोगे 4/12 डिवाइड बाई 2/12 प्लस 4/12, नीचे एलसीएम लोगे 12 हो जाएगा, 4/12, 12 एलसीएम न्यूमरेटर के अंदर गया, 4 और 2 6, 12 से 12 कैंसिल आउट, 2 2 जा 2 3 जा, कैंसिल आउट करोगे, लास्ट में जो आंसर मिलेगा हमारे को क्या मिलेगा, 2/3 के इक्वल। अच्छा, E2 अपॉन ए फाइंड आउट करना था हमने, एक बार चेक करना है यहाँ से, मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने कहीं पर, कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं की है भाई, एक बार आंसर चेक करो इसका। चलो चेक कर लेते एक बार, E1 डाई शोज 2/6 4/6, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 क्या है, ए अपॉन E1 एग्जैक्टली वन टाइम हेड, ओहो यहाँ मिस्टेक कर रखी भाई हमने, यहाँ मिस्टेक, वन हेड टेल, चलो एग्जैक्टली वन टाइम हेड, तो 4 टाइम हेड हो गया, 4 टाइम टेल, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये चीज़ हो गई। तो एग्जैक्टली वन टाइम हेड, एक केस तो ये होगा, एक केस ये रहेगा, एक केस ये रहेगा, एक केस ये रहेगा हमारे पास 4/8, तो कैंसिल आउट 2/3। यहाँ मिस्टेक कर रखी हुई इसकी, 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल, यहाँ पे टेल ही आएगा ना, यहाँ मिस्टेक कर रखी इस क्वेश्चन में, इसलिए आंसर मैच नहीं हुआ इसका, तो ये रहेगा टेल, तो ये 3/8 हो जाएगा केस इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 क्या रहेगा यहाँ पे, 3/8 होगा भाई, यहाँ मिस्टेक थी, ये टेल आएगा हेड की जगह पे, 3/8 ए अपॉन E1 की वैल्यू, और ए अपॉन E1 प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू यहाँ क्या रहेगी, 3/8 ये वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो अब इसको कैंसिल आउट करो यहाँ पे, 2 3 जा 6/8 6 जा 48, 2 3 जा 6/48, अब सोल्व कर दो इसको, 4/12 डिवाइड बाई 48 एलसीएम होगा, 1 पे गया 6 प्लस 4 पे गया 4 4 जा 16, 4/12 इंटू 48 डिवाइड बाई 16 और 6 22, अब ये कैंसिल आउट करोगे किस पे गया, 4 पे, 12 4 जा, 4 से कैंसिल आउट करोगे 2 से, 2 पे गया 11 पे, 4 2 जा 11 पे, 4 2 जा 8/11, ठीक है भाई। ये मिस्टेक थी यहाँ पे इसकी, हेड था यहाँ पे टेल आएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा आंसर, 8/11 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, वहाँ पर 2 मशीन थी, यहाँ पर 3 मशीन है, ठीक है। ए मैन्युफैक्चर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स A, B and C. First operator A produce 1% defective, whereas the other 2 operations B and C 5% and 7% defective. A is on the job for 50% of time. A क्या रहता है टोटल टाइम का 50% of the job. B is on job for 30% of the time and C is on the job for 20% of the time. ठीक है, और अब यहाँ पर E1, E2, E3 वही इवेंट लोगे। E1 इवेंट क्या लोगे, यहाँ पर आप खुद करना है 11th क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल सेम एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, ठीक है। E1 इवेंट लोगे आप, यहाँ पर आउटपुट इज प्रोड्यूस बाय A, E2 इवेंट आउटपुट प्रोड्यूस बाय B, ऑपरेटर B, और E3 लोगे आउटपुट प्रोड्यूस बाय C, और A लोगे डिफेक्टिव। बस सभी की प्रोबेबिलिटीज गिवन है, आपको सोल्व करना भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं एक बार, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। टोटल कार्ड हमारे पास 52 होते हैं, उनमें से एक कार्ड लॉस्ट हो जाता है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, देखो टोटल 52 है, उनमें से एक कार्ड लॉस्ट हो गया। अब भाई हमारे को नहीं पता वो कार्ड कौन सा लॉस हुआ है, स्पेड का, क्लब का, हार्ट का, डायमंड का, लेकिन हम क्वेश्चन की कंडीशन पर जाएंगे।
फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम एंड ड्रॉन, 2 कार्ड हमने वहां से निकाले, टोटल 52 कार्ड्स, वहां से एक कार्ड लॉस्ट हो जाता है, उसके बाद हमने 2 कार्ड निकालने हैं। एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, और हमारे को क्या मिल गया, वो दोनों डायमंड के मिल गए, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, लॉस्ट कार्ड क्या हो, डायमंड। देखो भाई चलो इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन, आज तो वीडियो भी बड़ी लंबी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 12। अब एक चीज देखो, टोटल 52 कार्ड है, एक कार्ड लॉस होगा, बाकी जो कार्ड बचे उनमें से 2 कार्ड निकाले, दोनों कार्ड डायमंड के हों, तो अब ये कंडीशन ये आती है कि लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज ए नॉट ए डायमंड। तो हम इवन इवेंट मान लेते हैं यहां पर, लेट इवन इवेंट लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, जो कार्ड हमारा लॉस हुआ वो क्या था, डायमंड। E2 इवेंट लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, वो हमारा डायमंड का नहीं, क्योंकि हमने तो यहाँ पर बात सिर्फ डायमंड की करनी है भाई डायमंड की बात करनी है हमने, तो सिर्फ लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, या तो डायमंड का लॉस हो गया, डायमंड का नहीं लॉस हुआ। ए क्या मानोगे, बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड। ए इवेंट बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड। देखो अगर एक कार्ड डायमंड का लॉस हो जाता तब भी 2 कार्ड निकल सकते हैं डायमंड के, अगर एक भी कार्ड लॉस नहीं होता डायमंड का तब भी 2 कार्ड निकल सकते हैं। कॉमन इवेंट है तो इवन है तब भी ये हो सकता है, E2 है तब भी ये हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, डायमंड के कार्ड कितने होते हैं 13/52, कैंसिल आउट करोगे 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, भाई डायमंड को छोड़ के कितने कार्ड बचे, 39, स्पेड क्लब हार्ट 39 बचे, कैंसिल आउट कर दो 39/52, 13 से 3 पे 4 पे 3/4 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन, अब आपको यहां पर ध्यान देना है, अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड, दोनों कार्ड डायमंड के हैं। एक चीज देखो ना, यहां पर लॉस्ट कार्ड है डायमंड का, एक डायमंड का कार्ड अगर लॉस होगा तो टोटल से भी तो एक कम हुआ कार्ड, भाई 52 थे, एक डायमंड का लॉस हुआ तो एक कार्ड बोथ एक कार्ड जो टोटल से भी तो लॉस हुआ है, तो यहां पर बोथ कार्ड्स आर डायमंड। क्या रहेगा 12, 13 में से एक कार्ड का 12/51 इंटू, एक कार्ड डायमंड का लॉस हो चुका है तो टोटल 51 बचे, और यहाँ 12 इंटू 11/50। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, भाई लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है, बोथ कार्ड आर डायमंड, तो क्या रहेगा 13/51 टोटल का तो लॉस हुआ है, इंटू 12/50, ये चीज होगी। अब आपने फाइंड आउट करना है कि हमने कार्ड 2 कार्ड निकाले, दोनों डायमंड के थे, और तब थे वो जब डायमंड का कार्ड लॉस हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए फाइंड आउट करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 या E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, ये चीज रहेगी ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ से भाई अब यहाँ पर ना आप वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए वैल्यू पुट करते चले जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/4 इंटू ए अपॉन E1 12/51 इंटू 11/50 डिवाइड बाई 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 3/4 इंटू 13/51 इंटू 12/50। अब यहाँ पर ना इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ पर इस साइड हम रफ कर देते हैं, ये क्लियर हो गया ना इस चीज की, ये इस तरफ का एक पोर्शन। तो यहाँ पर अब सोल्व करेंगे तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, चलो 4 3 जा 3 पे गया, 11 3 जा 33 डिवाइड बाई 51 की और 50 की मल्टीप्लाई 10 5 1 जा 5 5 5 जा 25 डिवाइड बाई, यहाँ से भी कैंसिल आउट कर दो, 4 3 पे गया, 3 इंटू 11 33 डिवाइड बाई 2550 प्लस यहाँ से भी कैंसिल आउट कर दो ना, 4 3 जे 3 पे गया, 3 3 जा 9 9 इंटू 13 117 डिवाइड बाई 51 और 50 की गुणा 2550, तो भाई 33 डिवाइड बाई 2550 डिवाइड बाई एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, चलो मल्टीप्लाई करा देते हैं यहाँ पर, एलसीएम यही रहेगा 2550 और बटे
117 और 33, 117 और 3 120, 120 और 30 150, ये कैंसल आउट, इक्वल टू 33 डिवाइड बाय 150। इसको और कैंसिल आउट करो, 3 से कैंसिल आउट कर दो, 11 बाई 3 5 जा 50, 11 बाय 50 के इक्वल। तो भाई यहाँ से ये वीडियो गई तो ज़्यादा लंबी है, मेरे हिसाब से ये 1.5 घंटे के आसपास वीडियो गई है। तो कोई नहीं, ये कंसेप्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलेगा एग्जाम के अंदर, बेस थ्योरम। और आई होप यहाँ से ना अब इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप बेस थ्योरम का क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, मे बी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, सेपरेट वीडियो उसके लिए अपलोड कर देंगे। थैंक्स एवरीवन।